मेरे प्रिय छात्रों, पिछले दिनों में आपको सामंतवाद एवं राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में बताया था। आज मैं आपको राजपूतकालीन संस्कृति के विषय में बताऊंगा। राजपूत कालीन संस्कृति। राजपूतकालीन संस्कृति क्या थी? पीछे जब आपने गुप्तकाल, मौर्य साम्राज्य और वर्धन वंश को आपने पढ़ा था तो उस समय का जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियां बहुत चरमोत्कर्ष पर। लेकिन जब आप राजपूत काल में प्रवेश करेंगे तो राजपूत काल में सांस्कृतिक रूप से वैभव का काल नहीं था, बल्कि उस समय कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों में पतन आना शुरू हो चुका था। इसके पीछे कुछ कारण थे, जैसे राजपूतों के समय में ही मुस्लिम आक्रमणकारी आए, मोहम्मद गौरी से लेके ये सभी आकर के और भारत पर जो है आक्रमण करना शुरू कर दिए। ऐसी स्थितियों का लाभ उठा करके इसमें पहले आप ये देखें कि सामाजिक स्थिति कैसी थी। गुप्त राजपूतों के काल की सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। राजपूत काल में सामाजिक वर्ण व्यवस्था में था। पीछे के आप अध्ययनों में पढ़े कि सामाजिक वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आधार पर जाति नहीं देखने को मिलती थी, रेयर में देखने को मिलती थी। लेकिन जब हम राजपूत काल में आते हैं तो समाज में हमें वर्ण व्यवस्था के साथ साथ जातीय व्यवस्थाएं भी देखने को मिलने लगी। अब जातीय व्यवस्था कैसे देखने को मिलेगी? क्योंकि राजपूत काल में जो व्यवसाय व्यक्ति करता था उस व्यवसाय के आधार पर उनको जो है वह संज्ञा दी जाए। जैसे सोने का काम करने वाले को सोनार कहा जाने लगा, लोहे का काम करने को लोहार कहा जाने लगा, बर्तन बनाने के काम करने वाले को कुम्हार कहा जाने लगा। इस तरह से और भी उपजातियों का जो है उल्लेख मिलने लगा, उपजातियां उत्पन्न होने लगी। नहीं तो आप वर्धन साम्राज्य तक जब पढ़े थे तो वहाँ आपको उपजातियां नहीं देखने को मिली। लेकिन जब आप राजपूत काल में आते हैं तो समाज की संस्कृति में धीरे धीरे और जो है जटिलता बढ़ती जा रही थी, वर्ण व्यवस्था में जटिलता बढ़ती जा रही थी। और ऐसे हालात में आप देख सकते हैं कि इसमें जातीयता की उत्पत्ति होने शुरू हो गई। इसके अलावा इसके खान पान यहाँ का क्या था? राजपूतों का जो गेहूं, दाल, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, ये सारी चीजें सब खाते पीते थे। इसके अलावा ब्राह्मण जो है केवल प्रायः मांस का सेवन नहीं करता था। ब्राह्मण जो पूजा पाठ करता था, समाज को शिक्षा देने का काम करता था, वो मांस इत्यादि का भक्षण नहीं करता था। मनोरंजन के साधन में लोग क्या करते थे? आखेट करते थे, जुआ खेलते थे, ये सारी चीजें इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। शिकार करते थे राजपूत। इसके अलावा वस्त्राभूषण में भी एक हार, कुंडल, अंगूठी, इस तरह के तमाम उनके उस समय के जो है साक्ष्य मिले हैं कि सब पहनते थे आभूषणों में। विवाह के संबंध में विवाह का ही शाब्दिक रूप से था कि वर को, वधू को अपने घर ले जाना और उसका भरण पोषण करना, ये विवाह का उसका पूर्ण उद्देश्य हुआ करता था। लेकिन इस युग में यद्यपि अंतर्जातीय विवाहों का भी इस युग में उदाहरण मिलते हैं। मतलब अब यही चूंकि जातीयता की व्यवस्था पनपने लगी, और जब जातीयता की व्यवस्था पनपने लगी वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त, तो यहाँ पर एक जाति दूसरी जाति में भी शादी करने के उदाहरण मिलते हैं। और इसमें क्या होते थे? बाल विवाह पूर्णतः निषिद्ध था। मतलब बच्चे लड़कपन में शादी नहीं होती थी राजपूत काल में। जैसे अभी आप अपने पूर्वजों से पता करेंगे तो लोग कहते थे कि मेरे तो 5 साल के थे, 6 साल के थे तभी मेरी शादी हो गई, ये बाल विवाह कहे जाते। लेकिन राजपूत काल में बाल विवाह की ऐसी प्रथा नहीं थी, उसको निषिद्ध कर दिया गया था। इसके अलावा सबसे जो विकट स्थितियां थी स्त्रियों की स्थिति बहुत अत्यंत ही शोचनीय थी। पीछे के आप गुप्त काल से लेकर मौर्य साम्राज्य से लेकर के वर्धन साम्राज्य, वैदिक इत्यादि कालों में जब आप पढ़ते थे
तो वहां पर स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा। लेकिन जैसे ही राजपूत काल में आप प्रवेश करेंगे तो वहां पर स्त्रियों की स्थिति क्या थी, शोचनीय थी। विवाह के अवसर पर धार्मिक रीति रिवाजों में का जोर शोर से पालन किया जाता था और क्षत्रियों में राक्षस विवाह का भी प्रचलन मिलता है। राक्षस विवाह का मतलब कि जिस विवाह में किसी लड़की को लोग क्या कर देते हैं, भगा देते हैं, किसी लड़की का सीधे अपहरण करके लेके चले जाते हैं। इस तरह के विवाह की उल्लेख मिलता है राजपूतों में। संयोगिता का आपने पीछे पढ़ा ही है कि पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर दिया। इस तरह का जो विवाह को राक्षस विवाह कहे जाते कि जिसमें स्त्री को क्या करते थे, एकदम जोर जबरदस्ती से अपहरण करते। ऐसे ही स्त्रियों की 10 और विवाह की भी प्रथा प्रचलित थी। एक राजपूत, एक से अधिक स्त्री, जिसलिए आपने पढ़ा है महाभारत काल में पांडवों के पास एक स्त्री, 5 पति एक स्त्रियों पर, और दशरथ के वो भी राजपूत थे, एक ही पुरुष पर 3 रानियां थी। इस तरह का भी लोग आपको मिलता है, बहुविवाह का ही प्रथा का प्रचलन दिखाता है। ऐसे स्त्रियों की और दशा, पुत्री और पुत्र का भेद देखिए। यहीं से राजपूत काल से ही पुत्र और पुत्री में भेद किया जाने लगा। पीछे के इतिहास में आप पढ़ते हैं तो भेद नहीं। और आज इसी राजपूतकालीन स्त्रियों पुत्री को जो है दुख का प्रतीक और पुत्र को सुख का प्रतीक माना जाता था राजपूत काल में। और मुझे लगता है कि यहीं से जो है बेटी और बेटे का भेद किया जाने लगा। चाहे कोई कितना ही धन संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, बेटी के जन्म लेने पर उसके मुंह जो होते हैं लटक जाते हैं। लेकिन पुत्र पैदा होता है तो पुत्र के पैदा होने पर एक पैर पर कूदते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि जिस पुत्र से इतनी कामनाएं लेकर के लोग जो है उम्मीद रखते हैं, मेरे समझ में नहीं आता कुछ समय जब वो आपके सहारे की बात आती है, आपके अपने जिंदगी के सहारे की बात सोचते हैं, उसी समय वह पुत्र आपका क्या करता है। अपनी मासूका को लेकर के दिल्ली, पंजाब, लुधियाना से लेकर अमेरिका, फ्रांस, जापान में घूमने लगता है और आप घर पर बिलखते रहते हैं। इसके बावजूद भी पुत्र कामना करते हैं कि वंश के नाम पर, क्योंकि वंश का नाम पुत्र से चलता है, पुत्री से नहीं चलता। इसीलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ऐसा व्यवस्था बना दी गई जिसके कारण आज भी लोग क्या ग्रसित, आज भी उस रोगराजना से ग्रसित हैं। अत्याधुनिक भारत में भी आज भी पुत्र और पुत्री का भेद किया जाता है, जो कि भारत के संविधान में व्यवस्था बना दी गई कि अब पुत्र और पुत्री एक समान होंगे। पिता की पैतृक संपत्ति में जितना अधिकार पुत्र का होगा उतना ही पुत्री का भी होगा। उससे आप जो है क्या नाम से बेदखल नहीं कर सकते। पुत्री की तो एक समझिए बड़प्पन उसका है कि उसकी शादी हो जाती है और अपने ससुराल चली जाती है, आपकी संपत्ति में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती। अभी चाहे तो शादी होने के बाद भी वो चाहे तो पिता की संपत्ति में क्या कर सकते, इंटरफेयर कर सकते। इसके अलावा कन्याओं का विवाह का प्रायः यौनारंभ के समय ही कर दिया जाता था, नौजवान होने से पहले। हमारा तो भारतीय संविधान 18-21 वर्ष की व्यवस्था बना दिया कि आप उस समय यौनारंभ का मतलब नौजवानी में होते हैं, लेकिन इसका मतलब नौजवान होने से पहले ही शादियाँ क्या कर दी जाती थी। इस तरह का भी उल्लेख मिलता है। और राज परिवारों की स्त्रियों को ही, बच्चियों को ही शिक्षा देने का अधिकार था। समाज के सभी बच्चियों को, सभी बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार नहीं था। ऐसे ही सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। मैंने पीछे बताया था कि राजपूत काल में भी और आपको वर्धन साम्राज्य में भी सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। पति के मरने के बाद पत्नी को भी चिता में क्या करना, जल के मर जाना पड़ता था। राजपूत काल में एक और प्रथा का उल्लेख मिलता है जिसे हम कहते हैं जौहर प्रथा। जौहर प्रथा ये क्या है? जौहर प्रथा का मतलब होता था कि राजपूत काल में मुस्लिम आक्रमणकारी प्रायः जो है राजपूतों के ऊपर अटैक किया करते थे। ऐसी स्थिति में जब राजपूत स्त्रियां अपने पतियों को युद्ध में हारते हुए देखती थी या युद्ध में मारे जाते थे, तो ऐसे हालात में अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए, अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करने के लिए वो क्या करते थे,
वह सामूहिक रूप से अपनी आत्महत्या कर लेती थी। उन मुस्लिम आक्रांताओं के हाथ में जाने से पहले ही अपने शरीर को क्या कर लेती थी, अपने प्राण न्यौछावर कर देती थी, अपनी आत्महत्या कर लेती थी। इस प्रथा का नाम जौहर। सती प्रथा और जौहर में अंतर। सती प्रथा में पति के मरने के बाद सती हो जाती थी, लेकिन जौहर प्रथा में वो अपने पतिव्रत धर्म को बचाने के लिए कि मेरे ऊपर कोई दूसरा पुरुष हाथ ना डाल पाए, इसके पहले ही मैं क्या करूं, आत्महत्या करूं। क्योंकि मुस्लिम आक्रांता बड़े अय्यास हुआ करते थे, राजपूत राजाओं को तो अटैक करके आक्रमण करके उनके राज को छीन ही लेते थे, उनकी बहन बेटियों को भी क्या करते थे, अपना निशाना बनाते थे। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए वो क्या कर लेते थे, आत्महत्या कर लेते थे। इसके अलावा राजपूत काल में यहाँ तक स्त्रियों के विषय में क्या बताया गया है कि स्त्रियां भोग विलासिता की वस्तु थी और बच्चा पैदा करने के लिए ही है ये, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। इसके अलावा दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है राजपूत काल। दास प्रथा क्या थी? दास प्रथा का मतलब जिस व्यक्ति के पास आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वही आपका क्या मालिक, वो आपको जब चाहे आपका क्रय विक्रय कर सकता था। इसे दास प्रथा कहते थे। दास प्रथा में जिस सेवक जिस मालिक के पास आप काम करते थे, अगर वो अपनी संपत्ति बेचता था तो अपनी संपत्ति के साथ ही क्या कर देता था, दासों को भी बेच देता था। इसी प्रथा का नाम राजपूत काल में दास प्रथा कहा गया था। इसके अलावा राजपूत काल में की धार्मिक स्थितियां की थी, क्या थी? हर्षवर्धन के बाद से धार्मिक जीवन में कुछ विकार आ गए थे राजपूत काल में। इस काल में बौद्ध विहार में व्यभिचार और अनाचार पैदा हो गया। आज आप देख लीजिए, व्यभिचार और अनाचार का मतलब कि आप अयोध्या चले जाओ, वहाँ तमाम नौजवान साधु और नौजवान सन्यासी मिलेगी आपको। अब आप जान सकते हैं कि वो कितना जो ईश्वर में लीन हो सकते हैं। जिस प्राकृतिक व्यवस्था को ईश्वर ने बनाया हो और आप संन्यास आश्रम के जिस एज से आपको संन्यास धारण करना चाहिए, आप 18 साल की उम्र में संन्यास धारण कर लें, वो धर्म कितना पालन होगा। बल्कि आप धर्म के आड़ में अनैतिक व्यवहार करते हैं। बाबा रामदेव के कल नहीं राम रहीम से लेकर के आसाराम बापू तक की कहानियाँ आप लोग जान ही रहे हैं। जैसे 85 वर्ष की उम्र में जब वो रंगरेलियाँ बना सकते हैं, और आड़ में क्या धर्म। जितने धर्म के अड्डे आपको दिखाई देंगे वहाँ पर अनैतिकता एवं व्यभिचार अधिक दिखाई देते हैं, केवल उसका आड़ लिया जाता है कि कोई उसके साथ ना करे। इसलिए इस तरह का अनाचार देखने को मिलता है। इसके अलावा शिक्षा एवं साहित्य, इसमें से क्वेश्चन आया था राजपूत काल के पिछले आपके टेट के क्वेश्चन परीक्षा में, और इसमें भी आया था पीटीसी वाले में, 2-3 सेमेस्टर में आया था कि राजपूत काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे। तो उस समय जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे नालंदा, विक्रमशिला, काशी, कांची, और वहाँ का एक महानतम जो शासक, एक जो भोज नाम परमार राजा भोज था, उसने एक धारा नगरी में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसलिए सारी चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए कि कम से कम अगर इस तरह कहा जाए कि राजपूत काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे, तो आपको ये नाम याद रखने चाहिए। ऐसे ही साहित्य के क्षेत्र में अनेक, जैसे भवभूति, राजशेखर, कृष्णमिश्र, भट्टनारायण, अग्रवाल आदि तमाम विद्वान ऐसे थे जो इसी काल में पैदा हुए थे, इसी काल में थे। जिसमें भवभूत ने उत्तर रामचरितमानस और महावीर रचित तथा मालती नामक नाटकों की रचना की। कभी कभी क्वेश्चन आता है टीटी से लेकर सुपर टेट तक कि उत्तर रामचरितमानस की रचना किसने की। तुलसीदास के चक्कर में लोग भूल जाते हैं, जो भावों की आपको दिमाग में होना चाहिए। इसको बहुत ही चूँकि फंसाने के लिए सब लोग रामचरितमानस के विषय में जानते हैं, उत्तर रामचरितमानस के विषय में लोग समझ लेते हैं कि तुलसीदास ही किए होंगे और इसकी रचना भवभूति ने की थी। ऐसे ही राजशेखर की करकोर मंजरी, कृष्णमिश्र की प्रबोध चंद्रोदय एवं भट्टनारायण ने वेणी संहार नामक नाटकों की रचना की इसी राजपूत काल में। और माघ से लेकर शिशुपाल वध, भट्टी ने भट्टिकाव, श्रीहर्षण, नैश्चरित एवं जयदेव ने गीत गोविंद नामक जो है काव्यों की रचना की थी। इस तरह के समय
जो शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में राजपूत काल में विभिन्न उन्नत किया था। इसके अलावा कला के क्षेत्र में राजपूत युग जो था स्थापत्य कला में विशेष प्रगति हुई। स्थापत्य कला क्या होता है? स्थापत्य कला का मतलब जो अस्थायी निर्माण होता था, और इसमें जैसे मांडू का किला, कालिंजर, जोधपुर आदि के किले जो राजस्थान में पाए जाते हैं, ये सभी वहाँ के किलों का निर्माण राजपूत काल के राजाओं ने करवाया था, जो आज भी हमारा ऐतिहासिक धरोहर है। और यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ राजपूत काल। धन्यवाद।